भारत का एक ऐसा नेशनल पार्क जहां पर अंग्रेज वायसराय के सम्मान में हर साल एक दिन इतनी बड़ी संख्या में शिकार खेला जाता था कि हजारों हजार निर्दोष पक्षियों का शिकार कर दिया जाता था। लेकिन आज उसे कहा जाता है पक्षियों का स्वर्ग, और विश्व में जितने भी पक्षी प्रेमी हैं या प्रकृति प्रेमी हैं वो एक ना एक बार इस स्थान पर अवश्य ही आना चाहते हैं। यहां पर अगर आप आएंगे तो आपको छोटे से लेकर बड़े हर प्रकार के पक्षी देखने को मिलेंगे। शिकारी पक्षी देखने को मिलेंगे, ऐसे ऐसे पक्षी देखने को मिलेंगे जो हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके यहां पर आते हैं। ऐसे ऐसे पक्षी देखने को मिलेंगे जो मात्र यहां के बेर खाने के लिए हिमालय से उड़कर इस स्थान पर आते हैं। तो मैं आपको आज ऐसे ही एक सुंदर स्थान का भ्रमण करवाने वाला हूं, और यह है केवलादेव नेशनल पार्क, जो राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। तो हम अपने सफर को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि 1938 में अंग्रेज वायसराय लिनलिथगो के द्वारा जो एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में शिकार किया गया उस विषय पर। तो मैं उस अंग्रेज अधिकारी के चित्र की तरफ आपको लेकर चलता हूं। ये जो इमेज है ये है लिनलिथगो की। ये अंग्रेज वायसराय था लिनलिथगो। लिनलिथगो के द्वारा 1938 ईस्वी में एक ही दिन में 4273 पक्षियों का शिकार किया गया था। हालांकि यह कोई एक बड़ी या विशेष उपलब्धि नहीं है। किसी भी व्यक्ति के हाथ में बंदूक देकर और निर्दोष प्राणियों की हत्या करने के लिए कहा जाए तो बड़ी ही आसानी से की जा सकती है। लेकिन यहां पर तो हर साल ऐसे शिकार का आयोजन होता था, और ये जो शिकार होते थे ये अंग्रेज वायसराय के सम्मान में हुआ करते थे। 1902 में वायसराय कर्जन के द्वारा भी यहां पर शिकार किए गए थे, और कर्जन ने एक रिकॉर्ड बनाया था एक ही दिन में 540 पक्षियों को मारकर। लेकिन लिनलिथगो ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा 1938 में, और एक ही दिन में 4273 पक्षियों का शिकार किया। ना ऐसा सवाल परीक्षा में पूछा जाता है, ना कोई उपलब्धि का सवाल है, लेकिन फिर भी हमको ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार से रियासत काल में पक्षियों को या वन्य जीवों को शिकार बनाया जाता था। और न केवल अंग्रेजों के द्वारा बल्कि जो शासक हुआ करते थे उनके लिए भी यह स्थान एक प्रमुख शिकारगाह के रूप में हुआ करते थे। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस केवलादेव नेशनल पार्क की। और सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इसका ये नाम केवलादेव नेशनल पार्क है, ये क्यों पड़ा, इसका अर्थ क्या है। तो हम कहां भ्रमण करने वाले हैं? केवलादेव घना पक्षी विहार, या तो केवलादेव घना पक्षी विहार बोल दीजिए या केवलादेव नेशनल पार्क बोल दीजिए। इसमें ये शब्द है केवलादेव। तो जब आप यहां पर भ्रमण करने के लिए जाएंगे तो यहां के मंदिरों में से एक मंदिर है केवलादेव शिव मंदिर। भगवान शिव का मंदिर है, और यहां के लोगों की मान्यता के अनुसार और जैसा यहां के पुजारी के द्वारा बताया गया है वो मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूं। यहां ऐसी मान्यता है कि एक केले के वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो अपने आप प्रकट हुआ था, अर्थात स्वयंभू, और एक गाय जो है वो प्रतिदिन उस शिवलिंग के ऊपर जाकर अपनी दूध की धार छोड़ा करती थी। जब लोगों के द्वारा उस केले के वृक्ष को हटाया गया तो देखा गया कि केले के वृक्ष के नीचे वो शिवलिंग है, इसीलिए उसको नाम दे दिया गया केवलादेव शिव, और वहां पर एक मंदिर का निर्माण करवा दिया गया, और उसी के नाम से उसी के नाम से इस शिव मंदिर को जाना जाता है, और उसी के नाम से ही इस नेशनल पार्क को भी जाना जाता है केवलादेव। दूसरा जो शब्द है वो है घना। घना का अर्थ होता है सघन या डेंस। तो यहां पर पहले बहुत सघन जंगल हुआ करता था, बहुत डेंस फॉरेस्ट हुआ करता था, और आज भी है। इसीलिए इसको कहा गया केवलादेव घना पक्षी विहार। क्लियर है? पहले इसका जो नाम था वो था भरतपुर पक्षी विहार। भरतपुर पक्षी विहार। यहां लेकिन जो समस्या थी वो ये थी कि यहां ये स्थान शासकों के लिए एक मुख्य शिकारगाह होती थी, और अंग्रेज भी आकर यहां शिकार किया करते थे। भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी इन निर्दोष जीवों की हत्या की जाती रही, लेकिन बाद में 1956 में इस क्षेत्र को संरक्षित कर दिया गया। 1956 में सबसे पहले इस क्षेत्र को संरक्षित किया गया, लेकिन इतना ही काफी नहीं था, शिकार अभी भी नहीं रुक रहे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लगभग वर्ष 1972 तक भरतपुर के जो शासक थे उनको, या शासक के जो परिवार के सदस्य थे उनको 1972 तक यहां शिकार करने की अनुमति थी। लेकिन बाद में 27 अगस्त 1981 को एक अधिसूचना जारी की गई और इस क्षेत्र को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया।
कब? 27 अगस्त 1981 को इसे राष्ट्रीय पार्क बना दिया गया। क्षेत्रफल में ये हिस्सा ज्यादा बड़ा तो नहीं है, इसका क्षेत्रफल मात्र 28.73 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन जितना भी है बहुत अच्छा है। आप यहां पर भ्रमण कर सकते हैं और पूरा दिन यहां पर व्यतीत कर सकते हैं। कितना एरिया है? 28.73 किलोमीटर स्क्वायर। इस स्थान की एक विशेषता है कि यहां पर जैव विविधता बहुत अधिक है, अर्थात यहां की बायोडायवर्सिटी बहुत अधिक है। मैं उस विषय पर अभी बाद में बात करूंगा, लेकिन यहां की जैव विविधता को देखते हुए ही यूनेस्को के द्वारा वर्ष 1985 में इस नेशनल पार्क को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह ध्यान रखना, कब? 1985 में यूनेस्को ने क्या किया? इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले लो। अब ये जो नेशनल पार्क है, ये राजस्थान का दूसरे नंबर का नेशनल पार्क है। और राजस्थान में आज की स्थिति तक, जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं अप्रैल 2020 में, तो आज की स्थिति तक राजस्थान में 3 नेशनल पार्क हैं। तो एक बार हम थोड़ी बहुत तुलनात्मक रूप से उन तीनों नेशनल पार्क को ले लेते हैं। मैं राजस्थान के मैप की तरफ आपको लेकर चलता हूं। यह राजस्थान का मैप। राजस्थान का जो नेशनल पार्क अभी हम पढ़ रहे हैं वो यहां पर है। यह जिला है भरतपुर और हम पढ़ रहे हैं केवलादेव। केवलादेव एनपी यानी नेशनल पार्क। ठीक है, नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया? 27 अगस्त 1981 को। अगस्त 1981 को। राजस्थान का कौन से नंबर का है? दूसरे नंबर का। ये बता चुका हूं सारी चीजें। और इसका क्षेत्रफल ध्यान रखना, 28.73 वर्ग किलोमीटर, 28.73 किलोमीटर स्क्वायर। तो राजस्थान में जितने भी नेशनल पार्क हैं, 3 नेशनल पार्क, उनमें से सबसे कम क्षेत्रफल इसी का है। इसलिए क्षेत्रफल के आधार पर केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। ठीक है, पहला जो नेशनल पार्क था वो यहां था सवाई माधोपुर में, और वो था रणथंबोर नेशनल पार्क, जहां पर राजा हमीरदेव चौहान उनके त्याग और बलिदान की अमर गाथा आपको कण कण में देखने को मिल जाएगी। और उसके संबंध में मैं एक वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने प्राण, अपने वचन की रक्षा के लिए, अपनी शरण में आए हुए एक व्यक्ति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। खैर, हमारा जो विषय है वो है नेशनल पार्क। तो पहला नेशनल पार्क है रणथंबोर नेशनल पार्क, जो सवाई माधोपुर में आता है, और इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था 1 नवंबर 1980 को। 1 नवंबर 1980 को। क्षेत्रफल इसका है 282.03 किलोमीटर स्क्वायर, और इतने क्षेत्रफल के साथ ये राजस्थान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तीसरा जो नेशनल पार्क है वो अभी कुछ वर्षों पहले ही घोषित किया है, और यहां आ जाइए, कोटा और चित्तौड़ में, और ये नेशनल पार्क है मुकुंद्रा। कौन सा? मुकुंद्रा। ठीक है, मुकुंद्रा नेशनल पार्क को एक नोटिफिकेशन 9 जनवरी 2012 के द्वारा इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। इसका एरिया तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसके पूरे क्षेत्रफल के अंतर्गत मात्र 199.55 वर्ग किलोमीटर का भाग ही नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। कितना? 199.55 किलोमीटर स्क्वायर का भाग नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। और अधिसूचना कब जारी की गई थी? 9 जनवरी 2012। यहां पर टाइगर प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया था, और वो 10 अप्रैल 2013 को घोषित किया गया था। ध्यान रख लेना, 10 अप्रैल 2013। स्क्रीनशॉट ले लेना, यहां से बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं कि पहला जो नेशनल पार्क है वो रणथंबोर नेशनल पार्क है। 1 नवंबर 1980 को उसकी नोटिफिकेशन जारी की गई थी। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा नेशनल पार्क है राजस्थान का, और उसका टोटल क्षेत्रफल है 282.03 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का जो दूसरा नेशनल पार्क है वो केवलादेव नेशनल पार्क है, जो भरतपुर जिले में आता है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा नेशनल पार्क है राजस्थान का, और उसका क्षेत्रफल 28.73 वर्ग किलोमीटर। उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था 27 अगस्त 1981 को। और राजस्थान का अभी तक, आज तक तीसरा और अंतिम जो नेशनल पार्क है वो है मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क, जो कोटा चित्तौड़ में आता है। नोटिफिकेशन जारी किया गया था 9 जनवरी 2012 को, और 10 अप्रैल 2013 से वहां पर टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया। और क्षेत्रफल जो है उसका, टोटल क्षेत्रफल के अंतर्गत जितना नेशनल पार्क में आता है वो बता रहा हूं, वो है 199.55 वर्ग किलोमीटर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब ये इतनी बात तो हुई, समस्या ये है कि कानून बन जाते हैं और कानून तोड़े भी जाते हैं। कानून बनने के बाद भी वन्य जीवों को संरक्षण नहीं मिल पाता। हालांकि सरकार के द्वारा ऐसे प्रयास किए जाते हैं,
भारत में एक कानून है जो वन्य जीवों को, पेड़ पौधों को संरक्षण देता है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी पता है कानून तो टूटते हैं। कानून है कि आपको रोड पे चलना है, लाइसेंस लेके चलना है, गाड़ी के सारे कागज आपको भले डिजिटली या जैसे भी लेके चलना है, लेकिन कानून होने के बावजूद भी कानून का डर नहीं होता क्योंकि उनकी अनुपालना ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है। तो यहां पर भी जब वन्य जीवों का शिकार हो रहा था तो एक व्यक्ति जिन्होंने अपना लगभग पूरा जीवन इन वन्य जीवों के और विशेष रूप से पक्षियों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया, पक्षियों की साइंटिफिक स्टडी की, पक्षियों के संरक्षण के लिए बहुत अधिक कार्य किया, उस व्यक्ति के संबंध में हमको चर्चा अवश्य ही करनी चाहिए। वो व्यक्ति है डॉक्टर सलीम अली। मैं लेकर चलता हूं सलीम अली के पास में, ये आ जाइए। ये है सलीम अली, जिनको कहा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। डॉक्टर सलीम अली, इन्होंने पक्षियों के संरक्षण के लिए बहुत काम किया है और दुनिया भर में जो भी पक्षी प्रेमी है वो इनका नाम अवश्य ही जानता होगा। क्या कहते हैं इनको? बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ये ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब ये होता है पक्षी वैज्ञानिक। तो इस शब्द को ध्यान रखना, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी का मतलब हो गया पक्षी विज्ञान और ऑर्निथोलॉजिस्ट का अर्थ हो गया पक्षी वैज्ञानिक। ठीक है, और निथोलॉजी यानी कि पक्षी विज्ञान। यह विज्ञान की एक शाखा है, एक ब्रांच है जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है वैज्ञानिक तरीके से। डॉक्टर सलीम अली का जन्म हुआ मुंबई में, इनकी मृत्यु हुई मुंबई में। वर्ष 1896 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनके द्वारा बहुत किताबें भी लिखी गई, कुछ प्रसिद्ध किताब भी हैं जैसे द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स। इसके अलावा जब इनकी मृत्यु हुई थी 1987 में, तो उससे 2 साल पहले 1985 में इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी, अपनी जीवनी भी लिखी, और वो है द फॉल ऑफ ए स्पैरो। मैं दिखाता हूं आपको इमेज। ये किताब ध्यान रखना, द फॉल ऑफ ए स्पैरो, ये इन्होंने अपनी मृत्यु से 2 साल पहले यानी 1985 में लिखी थी और इसमें इनकी जीवनी है, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, और ये इनके द्वारा लिखी गई काफी प्रसिद्ध किताब है। इंदिरा गांधी ने भी इसको काफी पढ़ा है, द बुक ऑफ इंडियन बर्ड। ये पूछ लिया जाता है सलीम अली के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई। इसके अलावा एक संस्था का नाम ध्यान रखना, BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये उसका लोगो है। कौन सी संस्था? BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ये संस्था क्या काम करती है? ये संस्था बायोडाइवर्सिटी अर्थात जैव विविधता के क्षेत्र में काम करती है, संरक्षण के, जीवों के, प्रकृति के संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करती है। ये रिसर्च करती है, लोगों को शिक्षित करती है, लोगों को अवेयर करती है कि कैसे आपको जीवों की रक्षा करनी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था है और इसलिए भी महत्वपूर्ण संस्था हो जाती है क्योंकि इसमें डॉक्टर सलीम अली के द्वारा भी कार्य किया गया है। इसका नाम ध्यान रख लेना, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जिसका हेड ऑफिस है मुंबई में। इसके नाम से स्पष्ट है, मुंबई में इसका जो हेड ऑफिस है उसको कहा जाता है हॉर्नबिल हाउस। ये दिखा देता हूं मैं, ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और हॉर्नबिल हाउस है जहां पर ये ऑफिस इसका बना हुआ है। इसकी स्थापना ध्यान रखना 15 सितंबर सन 1883 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके लोगो में भी है ना, ये रहा, ये 15 सितंबर 1883 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यहां इतनी तो बात हुई। अब एक बार ध्यान देना, यहां जब आप इस क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर आपको दलदल भी मिलेगी, यानी पानी के तालाब, झील भी मिलेगी और जमीन का हिस्सा भी मिलेगा। तो दलदली क्षेत्र जो हैं ये बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से या जैव विविधता के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मैं बहुत सरल भाषा में अपनी बात करता हूं। जैसे एक तालाब है, वहां दलदल बना हुआ है, तो वहां पर आपको ऐसे जीव मिलेंगे जो पानी में रहते हैं। वहां पर बहुत प्रकार के जीव आपको मिलेंगे, बहुत प्रकार की वनस्पति, पेड़ पौधे आपको मिलेंगे। अब दलदल से थोड़ा सा बाहर आएंगे तो जमीन रहेगी, सूखी जमीन रहेगी। वहां पर आपको ऐसे जीव मिलेंगे जो जमीन पर रहते हैं। तो ये जो दलदली क्षेत्र है, यहां पर आपको ऐसे जीव मिलते हैं जो जमीन में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। तो इतने सारे, इतने प्रकार के जीव मिलते हैं। इसीलिए इस क्षेत्र की जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है और इतनी बायोडाइवर्सिटी होने के कारण यहां पर बहुत सारे खाद्य जालों का भी निर्माण हो जाता है, जिसको हम फूड वेब कहते हैं। लेकिन समस्या पता है क्या है?
जैसे जैसे औद्योगिकरण हो रहा है, जैसे जैसे मानव अपनी बस्तियों का विस्तार करता जा रहा है और वन्य जीवों की जमीन को कम करता जा रहा है, तो इनको, इन दलदली क्षेत्र को बचाने के लिए, जिसको कहा जाता है वेटलैंड्स या आर्द्र भूमि, तो इनको बचाने के लिए 2 फरवरी 1971 को ईरान के एक शहर रामसर में काफी देशों के द्वारा एक समझौता हुआ जिसको कहा गया रामसर कन्वेंशन। मैं उसकी बात करता हूं। ये आ जाइए, ये कहां गया, ये जो मुख्यालय है ये उसी रामसर कन्वेंशन का है। ये एक शहर है ईरान का, रामसर। ये लोगो भी है इसका, ये देखिए, ये लिखा हुआ है ना, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। वेटलैंड्स का मतलब हो गया आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि जिसको आप दलदली क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। कब हुआ था? रामसर, रामसर शहर है, कहां का है? ईरान का है, 1971 में हुआ था। ध्यान रखना, देशों के द्वारा 2 फरवरी 1971 को समझौता किया गया था कि इन वेटलैंड्स को बचाना बहुत जरूरी है ताकि इतनी बायोडायवर्सिटी को, जैव विविधता को बचाया जा सके। इसीलिए ये 2 फरवरी का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और पूरे विश्व में हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है या वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखना, क्या है? आर्द्र भूमि दिवस। अभी मैं बात करूंगा ये मैं क्यों चर्चा कर रहा हूं, यहां केवलादेव नेशनल पार्क के संबंध में क्यों चर्चा कर रहा हूं, इस विषय की मैं बात करूंगा। तो ये कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। समझौता कब हुआ था? 1971 में। तो 1971 से उसकी शुरुआत नहीं हुई। पहला जो वेटलैंड डे मनाया गया था वो 1997 में। तो प्रथम आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया था? 1997 में, ठीक है साहब। इसकी कुछ थीम्स होती हैं, वो थीम्स आप ध्यान रखना। 2020 अभी चल रहा है, तो एक तो 2019 की ध्यान रख लेना, एक 2020 की ध्यान रख लेना और एक अगले वर्ष की 2021 की ध्यान रख लेना। ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पूछ लिया जाता है। 2019 की थीम, 2020 की थीम और 2021 की थीम। 2019 की जो थीम थी वो थी आर्द्र भूमि एवं जलवायु परिवर्तन। ये अभी चल रहा है 2020, तो इस 2020 की जो थीम है वो है आर्द्र भूमि एवं जैव विविधता। और अगला 2021 की जो थीम होगी वो होगी आर्द्र भूमि एवं जल। मैं लिख देता हूं, 2019 की आर्द्र भूमि एवं जलवायु परिवर्तन, ये पूरा आप लिख लेना, ठीक है ना। दूसरा है 2020 की आर्द्र भूमि एवं जैव विविधता। विविधता मतलब डाइवर्सिटी। और अगले साल की होगी आर्द्र भूमि एवं जल, ठीक है साहब। अब देखो हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। पूरे भारत में आज तक, यानी अभी 2020 चल रहा है, तो पूरे भारत में टोटल 37 वेटलैंड्स हैं। टोटल 37 आर्द्र भूमि है। कितनी? आज तक। बाद में 2021-22 में संख्या चेंज हो सकती है। 2018 तक 26 थे, 2019 में एक वेटलैंड जोड़ा गया, सुंदरवन डेल्टा आता है ना बांग्लादेश के पास में, तो उसको जोड़ा गया 26 और 1 27 हो गए। और 2020 में 10 जोड़े गए थे, तो 27 और 10 37। यानी वर्तमान की स्थिति यह है कि अभी तक, आज तक भारत में टोटल 37 वेटलैंड्स हैं। सॉरी, इन 37 वेटलैंड्स में से राजस्थान में 2 वेटलैंड हैं, 2 आर्द्र भूमि है। पहला है केवलादेव नेशनल पार्क और दूसरा है सांभर झील। सांभर झील जो जयपुर जिले में आती है, नागौर में भी उसका कुछ भाग आता है, मैं लिख देता हूं। राजस्थान में 2 वेटलैंड्स हैं। पहले नंबर का वेटलैंड कौन सा था? सॉरी, कौन सा है अभी था नहीं, केवलादेव, ये पहला, और दूसरा है सांभर। क्लियर है? अब ये वेटलैंड्स की हमने क्यों चर्चा की, तो ये बात समझ में आ गई होगी कि राजस्थान में 2 वेटलैंड्स हैं। ये क्रम ध्यान रख लेना, पहला केवलादेव है और दूसरा सांभर। और सांभर तो वैसे भी अभी बहुत चर्चा में रहा, बहुत बड़ी संख्या में, जो भी कारण रहे हो, बहुत बड़ी संख्या में वहां पक्षियों की मृत्यु हुई। खैर, वापस हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। ये एक नीचे लगे हाथ, ये भी देख लेना, ये एक चित्र है, ये एक त्रिभुज बना हुआ है, ट्राइंगल बना हुआ है, और इस ट्राइंगल के एक कोने पर यहां है न्यू दिल्ली, यानी दिल्ली, देश की राजधानी। एक है यहां पर आगरा और एक है यहां पर जयपुर। तो ये जो ट्राइंगल है इसको कहा जाता है गोल्डन ट्राइंगल या स्वर्णिम त्रिभुज। ये एक सर्किट है,
टूरिस्ट के लिए, यानी टूरिस्ट जो हैं वो दिल्ली आते हैं, आगरा घूमने जाते हैं, फिर जयपुर आ जाते हैं। लेकिन यहां पर इस केवलादेव नेशनल पार्क के साथ में हमने इस सर्किट को क्यों लगाया हुआ है, इस ट्रायंगल को क्यों लगाया है? क्योंकि इसी ट्रायंगल के अंतर्गत भरतपुर जिला भी आता है, और भरतपुर जिला आता है और भरतपुर में ही केवलादेव नेशनल पार्क है। इसीलिए इस गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत या स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत होने के कारण यहां पर बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। अब यहां से रिलेटेड सवाल कैसे बनते हैं कि एक तो गोल्डन ट्रायंगल के कोनों पर कौन कौन से शहर हैं, दिल्ली, जयपुर और आगरा, इन तीनों से गोल्डन ट्रायंगल का निर्माण होता है। भरतपुर इस ट्रायंगल के कोनों पर नहीं है, यह ध्यान रखना, लेकिन इस ट्रायंगल के अंदर आता है। क्लियर? ओके साहब, ठीक है। तो अब अगले चित्र की तरफ हम चलते हैं। अब एक बार बात कर लेते हैं कि यहां जो वन्य जीव हैं, जो पक्षी हैं, वो कौन कौन से वन्य जीव हैं, उनकी क्या विविधता है। तो जब आप यहां भ्रमण करने के लिए जाएंगे तो बहुत बड़ी संख्या में आपको पक्षी देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। ये एशिया में पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली है। यहां पर बहुत सारे पक्षी, छोटे छोटे पक्षी, बड़े बड़े पक्षी, अलग अलग रंगों के पक्षी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन पक्षियों के अतिरिक्त और भी वन्य जीव यहां देखने को मिलते हैं, लेकिन विशेष रूप से लोग यहां पक्षी देखने जाते हैं। अगर आप पक्षी के अलावा भी एक जीव देखें तो जिसको हम ऊद बिलाव बोलते हैं, वो भी यहां मिलेगा, और भी कई जगह मिलता है। ऊद बिलाव को ध्यान रखना, जल मानुष कहा जाता है। मैं लिख देता हूं, ऊद बिलाव। एक मिनट, कलर चेंज करें। ऊद बिलाव क्या कहते हैं उसको? जल मानुष। लेकिन हम बात करेंगे पक्षी की, क्योंकि अभी हाल फिलहाल ये वीडियो देखते हुए हम पक्षी प्रेमी बन चुके हैं। तो यहां जितने भी पक्षी आपको मिलेंगे उसमें एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हाईलाइट में रहता है वो है साइबेरियाई सारस या साइबेरियाई क्रेन। वो रशिया के साइबेरिया से, यानी हजारों किलोमीटर दूर से उड़ता हुआ यहां पर आता है। इमेज के साथ बात करते हैं। ये है साइबेरियाई सारस, ठीक है। कहां से आता है? जैसा नाम से स्पष्ट है, साइबेरिया से। साइबेरिया, वहां जब इनके क्षेत्र में बर्फ गिरने लगती है, पूरा एरिया बर्फ से कवर हो जाता है, तो ये वहां से उड़ान भरते हैं। और यहां केवलादेव नेशनल पार्क में ये नवंबर के आसपास में पहुंचना शुरू कर देते हैं, यानी सर्दियों के मौसम में यहां पर आते हैं और फरवरी मार्च तक ये यहां रहते हैं। उसके बाद फिर जब गर्मी पड़ने लगती है तो फरवरी मार्च के बाद ये यहां से उड़ना शुरू कर देते हैं। इनकी क्या विशेषता है कि एक तो ये पूरे व्हाइट कलर के हैं, जैसा आपको दिख ही रहा है चित्र में, लेकिन जब ये उड़ते हैं तो इनके पंख का एक हिस्सा काला होता है, तो उड़ते समय केवल वो काला भाग हमको नजर आता है, बाकी ये पूरे व्हाइट कलर के होते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम आप ध्यान रखना, और वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोगेरानस। ये पूछ लिया जाता है, ल्यूकोगेरानस, ठीक है। कुछ बातें और ध्यान रखना कि यहां ये भरतपुर में आते हैं इस केवलादेव नेशनल पार्क में, तो यहां एक घास है जिसको ये बहुत पसंद करते हैं, और वो घास है कट्टू। कट्टू घास को बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा यहां एक और घास है जिसमें पक्षी उलझकर मर जाते हैं, एंचा घास। कौन सी? एंचा घास। और इनके अतिरिक्त भरतपुर में और भी घास हैं, जैसे खस है, पामरोजा है, तो थोड़ी सी उनकी भी मैं चर्चा कर लेता हूं। एक तो ध्यान रखना, पामरोजा। पामरोजा ये जो घास है ये भरतपुर के क्षेत्र में काफी होती है, और सुगंधित घास है। सुगंधित घास है तो साबुन में भी यूज होता है, इत्र में भी यूज होता है, इनका शरबत में भी यूज होता है। लेकिन मुख्य रूप से ये जो पामरोजा है ये टबैको यानी तंबाकू को खुशबू देने के लिए उपयोग में ली जाती है। तो ध्यान रखना, सवाल पूछा जा सकता है कि तंबाकू को खुशबू देने के लिए कौन सी घास यूज में ली जाती है, तो पामरोजा, तंबाकू। इसके अतिरिक्त खस, ये भी बहुत सुगंधित घास है। एक मिनट, इसको सही लिखूं, खस। खस का नाम तो वैसे भी आपने सुना होगा कि कूलर में जो हम जालियां या जो टाट लगाते हैं वो खस की होती हैं, तो कूलर में बड़ी खुशबू आने लग जाती है। और एक बड़ी रोचक बात आपको मैं बताता हूं कि पहले जो राजे रजवाड़े होते थे, राजा महाराजा होते थे, तो क्या करते थे, वो गर्मियों के समय में अपने महल में खस के पर्दे लगवाते थे, और उन खस के पर्दों को गीला कर दिया जाता था। उसके बाद जब हवा चलती थी तो उन खस के पर्दों के कांटेक्ट में आने के कारण सारा महल सुगंधित हो जाता था। वो खस की घास है जो यहां भरतपुर में काफी उगती है। इसके अतिरिक्त टोंक और सवाई माधोपुर में भी बहुत होती है। ध्यान रख लेना कहां होती है ये, भरतपुर
टोंक और एक मिनट, टोंक और सवाई माधोपुर, यानी इस बेल्ट में ये काफी होती है। अब खैर हमारा विषय ये घास का नहीं है, जितनी आवश्यक थी यहां पर मैंने चर्चा कर ली। तो ये स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहो तो ले लेना, मैं इसको एक बार हटा देता हूं। तो पक्षियों के बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। ये भी साइबेरियाई सारस है, ये इमेज भी। यहां पर साइबेरिया सारस के अलावा और भी बहुत सारे पक्षी हैं। एक पक्षी होता है हरिल पक्षी, जिसको हरे रंग का कबूतर बोलते हैं। वैसे तो वो राजस्थान में विशेष रूप से सरिस्का अभयारण्य में मिलता है, और नागौर का एक गांव है थावला कला, वहां पर भी मिलता है। अजमेर में तिलोरा में भी मिलता है, और विशेष रूप से गंगा के मैदानी क्षेत्र में रहता है। वो हरिल पक्षी या हरा कबूतर जो महाराष्ट्र का राज्य पक्षी भी है, वो हिमालय से, जैसा यहाँ के गाइड के द्वारा बताया गया, वो हिमालय से उड़कर आता है, और हिमालय से उड़कर यहाँ पर केवल इस क्षेत्र के बोर खाने के लिए, यानी बेर खाने के लिए वो यहाँ इस क्षेत्र में आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पक्षी हैं, जिसमें शिकारी पक्षी भी हैं, व्हाइट ईगल भी है, बाज भी है, लागर फाल्कन जिसको हम कहते हैं। तो कभी जाओ, बहुत मजा आपको आएगा। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इस क्षेत्र में जल का प्रबंध करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई। तो यहां एक तो ध्यान रखना कि जल पहुंचाने के लिए 1994 में यमुना जल बंटवारे का एक समझौता किया गया, ध्यान रख लेना। यहां लिख देता हूं मैं, कौन सा समझौता? यमुना जल बंटवारे का। यमुना जल बंटवारा कब? 1994। ये यहां लिखूं, इसकी गर्दन बीच में आगे फंस जाएगी, बेचारे की गर्दन है ना। 1994, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना कि सरकार ने एक अंडरग्राउंड पाइपलाइन के द्वारा, यानी भूमिगत पाइप के द्वारा भी यहां पर जल पहुंचाना शुरू कर दिया है वर्ष 2012 से। और वो परियोजना है गोवर्धन ड्रेन। कौन सी? गोवर्धन ड्रेन। ये एक पाइपलाइन है जो अंडरग्राउंड है, यानी जमीन के नीचे है, या भूमिगत जिसको हम बोलते हैं। और 65 से 66 करोड़ की ये योजना थी, और 2012 से इसके माध्यम से यहां पर पानी पहुंचना शुरू हो गया है। ठीक है। बाकी सरकार का यह भी विचार है कि चंबल नदी के पानी को धौलपुर से और यहां पर पहुंचाया जाए, यानी चंबल धौलपुर परियोजना से भी यहां पानी पहुंचाने का सरकार का एक प्लान है। चंबल धौलपुर, ठीक है। इसके अतिरिक्त यहां पर एक डैम भी बना हुआ है, अजान सागर बांध। अजान सागर बांध, और ये बांध बना हुआ है एक तो बाणगंगा नदी पर, और इसके अतिरिक्त उसमें गंभीर नदी का पानी भी आता है। ध्यान रखना, गंभीरी मत कर देना, गंभीरी अलग है, मैं बता चुका हूं आपको फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान के पार्ट में। तो गंभीर नदी ध्यान रखना, ये जो अजान सागर बांध है इसमें बाणगंगा, मुख्य रूप से बाणगंगा और गंभीर नदी का पानी आता है, और उसके द्वारा भी यहां पर काफी पानी इकट्ठा होता है, बाणगंगा और गंभीर। तो ये कुछ योजनाएं या परियोजनाएं थी जिनके माध्यम से यहां पर पानी पहुंचाया जाता है। ठीक है साहब। यहां पर पक्षियों के अलावा आपको अजगर भी बहुत देखने को मिलेंगे। यहां जगह है पाइथन पॉइंट, वहां जाके आप बहुत बड़ी संख्या में अजगर देख सकते हैं। तो पाइथन पॉइंट भी घूमने जाना, पाइथन पॉइंट, ठीक है साहब। अब देखिए, ये तो बहुत सारी बातें हो गई जो भ्रमण के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और भ्रमण नहीं भी करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जाना, बहुत अच्छी जगह है। वहां पर एंट्री टिकट लेने के बाद साइकिल भी आप ले सकते हैं और रिक्शा भी आप ले सकते हैं। साइकिल के लिए 50 रुपये या 60 रुपये अलग अलग कैटेगरी है, और रिक्शा जो है वो 300 रुपये पर आवर के हिसाब से या 330 रुपये पर आवर के हिसाब से वो रिक्शा लेता है। तो वहाँ जाइए, पूरा दिन स्पेंड करिए, मज़े करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।